अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने एक चीज़ तो बहुत पहले से सुनी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या होता है? अगर हम हमारे जो रियल लाइफ के पावर हाउसेस होते हैं तो उन्हें देखें तो बेसिकली पावर हाउस एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे पावर जनरेट की जाती है, बनाई जाती है, फिर वहाँ से तारों के ज़रिए से उसको सप्लाई किया जाता है टू द सोसाइटीज़ और सिटीज़। ठीक है, तो हमारे सेल के अंदर जो पावर हाउस होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर बनती भी है, मैन्युफैक्चर भी होती है, और इसके अलावा वो सेल को पावर सप्लाई भी करता है। जो दीगर सेलुलर ऑर्गेनेलीज़ हैं उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो उनको एनर्जी सप्लाई कौन करता है? ये सारा काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि दे आर प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोटिक सेल्स। मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक पुराने सेल्स होते हैं जबकि यूकैरियोटिक नए सेल्स होते हैं। इनके अंदर मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल एंड दे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई द एनर्जी। नेक्स्ट बात आ जाती है कि इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये दिखते किस तरह हैं। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है ना, वो कम होती है, यानी कि हमें वो इतना डिटेल्ड इमेज नहीं दिखाता जितना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाता है। तो अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो वो हमें वेसिकल्स, रॉड्स या फिलामेंट्स टाइप दिखेंगे। ये देखें, ये वाली जो इमेज है ना, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज है। अब आप इसके अंदर खुद देख लें, आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ ये रॉड्स टाइप दिख रहे हैं या फिर फिलामेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है वो कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी दिखाता है। इस तरह की पूरी मॉर्फोलॉजी है। इवन इसके अंदर आपको ये राइबोसोम्स भी पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। जो ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इतना डिटेल्ड इमेज नहीं देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। मेम्ब्रेन बाउंडेड से मुराद, बाउंड का मतलब क्या होगा? मतलब कि अगर ये देखें, ये बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है और इसको साइड पे बाउंड किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है, इसको मतलब डिस्पर्स नहीं होने दिया, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो वो किसने किया हुआ है? मेम्ब्रेन ने। ठीक है, तो इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से आपको दिखाई गई है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जबकि एक मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन, और वो बहुत सारी इन फोल्डिंग्स बनाती है इनर चैम्बर में। जैसे कि ये देखें, ये आपको स्किन कलर में नज़र आ रही है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये जगह जगह से अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। यहाँ पे वो फिर ठीक है, फिर यहाँ से फोल्ड हो गई, फिर यहाँ पे स्मूथ है, फिर यहाँ पे फोल्ड हो गई, फिर स्मूथ है, फिर फोल्ड हो गई। तो ये जो फोल्डिंग्स है ना, जो ये आपको अंदर से पॉकेट्स से बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, यहाँ पे भी बोल्ड हुआ है, इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स हो गई, एक बाहर वाली स्मूथ हो गई, सेकंड वाली इन फोल्डिंग्स वाली हो गई, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। यहाँ तक यही बात हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद बात आ जाती है कि मैट्रिक्स क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये क्या चीज़ होती है? तो बेटा, ये जो आपको बीच में ब्लू कलर वाला सारा ये नज़र आ रहा है ना, जिसके अंदर आपको ये रेड रेड चीज़ें और इसके अलावा ये येलो वाले राइबोसोम्स, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। रेड कलर से आपको ना यहाँ पे डीएनए दिखाया गया है। रेड वाला डीएनए है, ये गोल वाले राइबोसोम्स हैं। ये सारा कुछ जिन चीज़ों के अंदर पड़ा होता है, ये जो बीच की जगह होती है ना, इन फोल्डिंग्स के बीच की, इनको हम कहते होते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इन फोल्डिंग्स इनटू इनर चैम्बर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी कि इन फोल्डिंग्स के अंदर वाला जो चैम्बर है वो क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहे हैं रेड कलर से डीएनए और छोटे गोल वाले राइबोसोम्स। नेक्स्ट बात आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का मतलब क्या होगा? रेप्लिकेट करना कहते हैं किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी बनाना। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, रेप्लिका। ठीक है, तो किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी बनाने को कहते हैं रेप्लिका। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली से मुराद है कि वो अपनी जैसी एक ऑर्गेनेली खुद ही बना लेती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके बारे में बात है। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आपको आ सकता है, इसको याद रखिएगा। अगली बात आ जाती है, द इनर सर्फेस ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज F1 पार्टिकल्स। तो जो क्रिस्टी के अंदर इनर सरफेस होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं F1
पार्टिकल्स। और जो मैट्रिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, तो जो मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाती हैं। एंजाइम्स के चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होंगी तो उसके रिज़ल्ट में ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो हमारे पास बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करवा सकेगा, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को करवा सकेगा, जिनके अंदर क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। As a result of these metabolic processes, the energy extracted from the organic food is transformed into energy rich compound ATP। तो जब ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है इन रिज़ल्ट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक फूड होता है ना, जो हम लोगों ने अपने सेल को फूड प्रोवाइड किया होता है, उसके अंदर से एनर्जी को निकाल लिया जाता है और उसको हम एनर्जी रिच कंपाउंड ATP के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ATP के बारे में आप पहले पढ़ चुके होंगे। बेसिकली ATP जो है ना ये एक एनर्जी का बना हुआ कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है। ATP से ही हमारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करने के काबिल होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी की चीज़ों को, सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से पावर हाउस ऑफ सेल है, क्योंकि वो ATP को जनरेट करवाता है। और कैसे जनरेट करवाता है? वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करता है जिनके ज़रिए ऑर्गेनिक फूड को एनर्जी रिच कंपाउंड के अंदर चेंज कर देता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे होते हैं? क्योंकि उसके पास एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट बात आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ ATP। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस सेलुलर सर्विसेज। The spent energy, which is then in the form of ADP, is regenerated by the mitochondria into ATP। ये बात जो है ना ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और डिफरेंट सी भी है। यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो फूड थी उसके अंदर से हम लोगों ने ATP तो बना ली, उसके बाद हम लोगों ने उस ATP को बहुत सारी दूसरे सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर लिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ने बाकी के ऑर्गेनेलिज को वो एनर्जी सप्लाई कर दी कि ठीक है आप लोग यूज़ कर लो। उन्होंने उस एनर्जी को यूज़ करके उनको ADP में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको पेन से लिख के समझाती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये देखें, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसने एनर्जी बना के सप्लाई कर दी है टू द ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब उन ऑर्गेनेलीज ने उस एनर्जी को यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया को वापस किया है ADP, ठीक है। ATP बेसिकली होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और जो ADP होता है वो होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो जो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट जब दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के पास आता है ना तो माइटोकॉन्ड्रिया उसको फिर से ATP के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और दोबारा ATP के अंदर कन्वर्ट करने से क्या होता है कि हमारे पास फिर से एनर्जी रिच कंपोनेंट बन जाता है जिसको हम फिर से ऑर्गेनेलीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का और इस तरीके से ही वो हमारे जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ देयर फॉर प्रिस्क्राइब्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।